हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 41 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 41वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 41वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 41वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। जब भी आपको सीरीज के अंदर संख्या और लेटर दोनों दिए जाएं तो इस टाइप के सीरीज में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संख्या वाले सीरीज को सोल्व करना है और संख्या वाले सीरीज को सोल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, लेटर सीरीज को सोल्व करना है। कैसे, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 3 के बाद में दिया गया है 7। तो 3 से 7 कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें तो 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है, तो 7 से बन रहा है 11। 7 से 11 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें तो 7 और 4 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए 11 से कितना बन रहा है, 15। तो 11 से 15 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 11 के अंदर भी क्या कर दें, +4 कर दें तो 11 और 4 मिलकर बन जाएगा 15। अब इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है कि 15 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर सभी के अंदर क्या हुआ है, +4। तो 15 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम 15 के अंदर भी क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो 15 और 4 मिलकर बन जाएगा 19। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 19। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लेटर सीरीज को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर है W से बन रहा है V। तो W से V कैसे बनेगा, तो मेरे भाई W से जस्ट पहले आता है V। फिर देखिए V से क्या बन रहा है U। तो V से U कैसे बनेगा, तो मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर V से जस्ट पहले आता है U। फिर देखिए U से क्या बन रहा है T। तो मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर U से जस्ट पहले आता है T। अब इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि T से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो सभी में क्या किया गया है, पहले वाला लेटर लिखा गया है। यानी कि देखिए W से पहले आता है जस्ट V से जस्ट पहले आता है U से जस्ट पहले आता है T। तो मेरे भाई T से जस्ट पहले कौन सा लेटर आता है, तो T से जस्ट पहले लेटर आता है S। तो यहां पर हम लेटर भरेंगे S। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 19S। अब हमें देखना है कि 19S किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 19S हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है
वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से BGT का संबंध है 27-20 के साथ में, उसी प्रकार से HKD का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि BGT को यहाँ पर 27-20 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से BGT को यहाँ पर 27-20 लिखा गया है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि HKD से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है BGT और यहाँ पर लिखा गया है 27-20। तो मेरे भाई BGT से यहाँ पर 27-20 लिखा गया है कैसे, तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, सबसे पहले पहला लेटर है B आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर और यहाँ पर देखिए लिखा गया है 2। फिर क्या है, B के बाद में है G आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 7 नंबर पर और यहाँ पर लिखा गया है 7। फिर देखिए G के बाद में क्या है, T आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 20 नंबर पर और यहाँ पर लिखा गया है 20। यानी कि यहाँ पर इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबर करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। तो मेरे भाई हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का नंबर करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है H आता है कितने नंबर पर है, तो मेरे भाई H आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। फिर देखिए H के बाद में क्या है K कितने नंबर पर आता है, तो मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर K आता है 11 नंबर पर, तो यहाँ पर लिख देंगे हमें 11। फिर देखिए K के बाद में क्या है D कितने नंबर पर आता है, तो मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर D आता है 4 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। यानी कि HKD इसको लिखा जाएगा यहाँ पर 8114। अब हमें देखना है कि 8114 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 8114 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ गुणा है, तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न
पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। तो मेरे भाई एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि माइनस का अर्थ है प्लस है। तो मेरे भाई समीकरण के अंदर हम माइनस के स्थान पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसी प्रकार से आगे बोला गया है कि प्लस का अर्थ है माइनस है, तो प्लस कहीं है नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे बोला गया है कि गुणा का अर्थ है भाग, तो हम क्या करेंगे, गुणा के स्थान पर कर देंगे मेरे भाई भाग, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बोला गया है कि भाग का अर्थ है गुणा, तो इस भाग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब मेरे भाई अब जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करके उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो नया समीकरण बनाएंगे तो कैसे, देखिए सबसे पहले क्या है 126 है, उसके बाद में क्या है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। उसके बाद में क्या है 3, फिर क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या है गुणा, फिर क्या है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, फिर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है प्लस, और उसके आगे क्या है 6। अब मेरे भाई ये बन गया नया समीकरण और आपसे पूछा गया है कि इस समीकरण को सोल्व करने पर इसका मान क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाए और नया समीकरण बने तो उस समीकरण को आपको क्या करना है, बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले समीकरण के अंदर आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो इस समीकरण के अंदर ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट के बाद में सोल्व करता है भाग को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यानी कि हम क्या करेंगे, ब्रैकेट है नहीं तो भाग को सोल्व करेंगे, तो 3 का भाग देंगे 126 में। तो यहाँ पर देखिए 126 को 3 से भाग कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 42, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, फिर है आगे गुणा में 10 और प्लस का 6, फिर देखिए भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए 42 और 10 को आपस में गुणा करेंगे, तो यहां पर देखिए 42 को 10 से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 420। उसके बाद में क्या है प्लस का 6, अब हम क्या करेंगे, यानी कि प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 420 के अंदर 6 को ऐड कर देंगे तो 420 और 6 मिलकर बन जाएगा 426 है। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 426 है। अब हमें देखना है कि 426 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 426 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक ही पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई है, संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। मेरे भाई इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, और जब भी डाइस से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप मात्र 2 से 3 सेकंड में प्रश्न को सोल्व कर दोगे। जब भी आपको एग्जाम में डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। क्या पॉइंट है, तो देखिए मेरे भाई पहला पॉइंट है क्या, सबसे पहले आपके सामने जितने भी डाइस दिए जाएं उनमें से आपको केवल 2 डाइस लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है,
दो डाइस लेने के बाद में उन दोनों डाइस के अंदर आपको देखना है कॉमन संख्या। कॉमन संख्या आपको एक भी मिल सकता है, कॉमन संख्या आपको दो भी मिल सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कॉमन संख्या एक मिले तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। और यदि आपको डाइस के अंदर दो दो संख्या कॉमन देखने को मिले तो आपको क्या करना है, उन संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्याएं बच गई समझना वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक ही पासे की तीन स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, संख्या एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए हम यहां पर लेने वाले हैं दो डाइस, कौन कौन से लेंगे, तो हम यहां पर लेंगे दूसरा डाइस और तीसरा डाइस है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कॉमन संख्या देखेंगे। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई दूसरे डाइस के अंदर यहां पर 5 और 3 क्या है, कॉमन है। इसी प्रकार से देखिए तीसरे डाइस के अंदर में 5 और 3 दिया गया है, यानी कि 5 और 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि दो दो संख्याएं यदि कॉमन हो जाएं तो जो भी संख्याएं बच जाएं वो एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। जैसे यहां पर देखिए संख्या बच गई 1 और 2, तो मेरे भाई 1 के विपरीत संख्या होगी 2 और मेरे भाई 2 के विपरीत संख्या होगी 1। हमसे पूछा गया है कि संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो मेरे भाई 1 के विपरीत फलक पर संख्या होगी 2। अब हमें देखना है कि 2 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 2 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर डाइस से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो हमारे द्वारा मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया गया है वो मेरे भाई इसी टाइप के रामबाण क्वेश्चनों का तैयार किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी पहली बार के अंदर एग्जाम को क्रैक करना चाहता है वो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है। सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। और फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि जी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है, बी का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में आपको क्या बोला गया है। तो मेरे भाई देखिए प्रश्न में बोला गया है कि जी का अर्थ है माइनस, तो समीकरण के अंदर हम जी के स्थान पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए आगे बोला गया है कि सी का अर्थ है गुणा, सी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके आगे बोला गया है कि डी का अर्थ है भाग, तो मेरे भाई डी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए आगे बोला गया है कि बी का अर्थ है प्लस, तो बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब बनाएंगे नया समीकरण। ध्यान से देखिए सबसे पहले 13, उसके बाद में 80, सी का अर्थ है गुणा, उसके आगे है 8, फिर क्या है जी, जी का अर्थ है माइनस, उसके आगे है 45, फिर क्या है 45 के आगे है बी, बी का अर्थ है प्लस, उसके आगे है 22, 22 के बाद में है डी, डी का अर्थ है भाग, उसके आगे है 2। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कैसे, बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। तो बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो समीकरण के अंदर ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के बाद में सोल्व करेंगे भाग को। तो मेरे भाई यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो 2 का भाग देंगे 22 के अंदर है, तो ये चला जाएगा 11 दूना के 22, ठीक है। भाग के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए 13 और 8 इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो यहां पर 13 अंटा के हो जाएगा मेरे भाई कितना, 100
104। बच रहा क्या है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, माइनस का 45 बच रहा है, उसके आगे क्या है प्लस, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस है। अब मेरे भाई इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को ऐड कर देंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए, प्लस का है 104 और प्लस का है 11, तो मेरे भाई 104 और 11 मिलकर बन जाएगा 115। ठीक है, यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का 45 है, तो 115 में से हम क्या कर देंगे, माइनस 45 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, 115 में से 45 को निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 70। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 70। अब हमें देखना है कि 70 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 70 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? या फिर देखिए, इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर कंप्लीट डेट भी आपसे पूछ ली जाती है, तो याद रखना WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई याद रखना, WHO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। ठीक है, और ये छठा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पेसमेकर किससे संबंधित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो जल्दी से बताइए, इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि पेसमेकर किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पेसमेकर का संबंध है हृदय से। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए फैराडे के नियम पर है, ऑप्शन बी है पास्कल के नियम पर है, ऑप्शन सी है न्यूटन के नियम पर है, और ऑप्शन डी है चार्ल्स के नियम पर है। तो जल्दी से बताइए, इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है मुंबई में,
और ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, औरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि औरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि औरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी है गंगा घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी है सरस्वती सभ्यता और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बिरजू महाराज संबंधित हैं कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि CO2 गैस की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है 0.03%। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो मेरे भाई याद रखना वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा है लगभग 78%। ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। ऑप्शन ए बिहार राज्य की, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य की, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य की और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए कावेरी नदी पर है, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी पर है, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी पर है और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। और मेरे भाई यदि आपने पिछली क्लास से देखी है तो ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासों के अंदर भी करवाया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है नर्मदा नदी पर। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1526 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1529 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1560 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1571 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वर्ष 1526 में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहीं से देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ष 1526 में लड़ा गया पानीपत का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। ठीक है, कब हुआ था। तो ये हुआ था वर्ष 1526 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है
DNA। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है और इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि DNA का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे GK GS और साइंस के। इसी मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना है वो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट होता है यूरिया। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को जाना जाता है विजय घाट के नाम से। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं
तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 7:30 बजे। ठीक है।